ओपन किया है, जिससे जो बंद पड़े प्रोजेक्ट हैं उनको शामिल किया जाएगा। साथ ही इसमें 10,000 करोड़ रुपए LIC और SBI की तरफ से डाला जाएगा। कुल 20,000 करोड़ का एक स्पेशल विंडो रखा गया है। इसमें शर्त सिर्फ ये है कि नेटवर्थ पॉजिटिव प्रोजेक्ट ही शामिल किए जाएंगे, NCLT और NPS शामिल किए जाएंगे। केवल लिक्विडेशन में अगर प्रोजेक्ट गया है तो इसमें शामिल नहीं होगा। और मंत्री जी ने जो ये बताया कि करीब 1600 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इसका फायदा उठा पाएंगे और 3,58,000 घर हैं जो अब तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको इसका फायदा होगा। तो यानी करीब 3.5 लाख से ज्यादा होम बायर्स को डायरेक्ट बेनिफिट होने जा रहा है, क्योंकि वो घर कंप्लीट करके उनको मिलेंगे। और ये एक बहुत बड़ी स्कीम है। इसके तहत जो 20,000 करोड़ का विंडो है ये और बड़ा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉवरेन फंड्स को भी आमंत्रित किया गया है कि वो इस फंड में पैसे डालें। तो ये धीरे धीरे फंड बड़ा होता जाएगा। इनिशियल फंड 20,000 करोड़ का है, जिसमें 10,000 करोड़ सरकार के हैं और 10,000 करोड़ LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिलकर डालेंगे, जिसकी मंजूरी भी RBI ने दे दी है। तो ये अब तक की बड़ी खबर है होम बायर्स के लिए। लेकिन अब चलते हैं अपने आवाज अड्डा की तरफ। स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी। कानून के रक्षक और कानून के जानकार आपस में भिड़ गए हैं और लड़ाई इतनी लंबी खिंच गई है कि अब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। राजधानी दिल्ली को पुलिस और वकीलों ने बंधक बना लिया है। बीते 2 नवंबर से दोनों की लड़ाई सड़कों पर हो रही है। कल पुलिस धरना देकर बैठी थी तो आज वकील धरने पर बैठे हैं। अदालतों में काम नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार बैठ के तमाशा देख रही है और आज तक अब तक का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं हुआ है। अहम है इस लड़ाई में पिस रहा वो आम आदमी जिसकी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है। तारीखें लेकर उसको वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि अब अदालतों में कामकाज नहीं होने दिया जा रहा है। दरवाजों पे ताले लगा दिए गए हैं और लोगों को अदालतों के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, कैंपस में घुसने नहीं दिया जा रहा है। आज इसी पे चर्चा करेंगे कि वकील और पुलिस की इस वर्चस्व और अहम की लड़ाई का अंत कैसे होगा। एक रिपोर्ट पर नजर डालिए। अब तक के घटनाक्रम पर फिर चर्चा शुरू करते हैं। छोटी सी बात पे पुलिस वालों ने इतना बड़ा इशू बनाया कि उनसे वो गर्मा गर्मी हुई और हाथापाई होगी। और जैसा कि आपने सबने देखा है, CCTV कैमरे की फुटेज है, वो यहाँ से उसे मारते हुए अंदर लॉकअप के अंदर ले गए। प्राइवेट डिफेंस ही ये कैसी डिफेंस है भाई? एक बंदा निहत्ता है, दूसरे के हाथ में गोली है। यार गोली नहीं मारनी थी यार। कुछ भी अगर कोई दूसरे स्टेप्स लेते, किसी भी तरीके से स्टेप लेते तो चलता। हमारी ये लड़ाई सिर्फ उन पुलिस वालों से है जिन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, जिन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया और हमारे ऊपर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। वही लोग जाके कल धरने पर बैठते हैं। दिल्ली की आम लोगों की सुरक्षा का भी कुछ ध्यान नहीं रखते। दिल्ली में वकीलों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 नवंबर को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पार्किंग को लेकर पुलिस और वकीलों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। मामले ने तूल पकड़ा और कानून के रखवाले एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दोनों के बीच का झगड़ा सड़क पर आ गया। दिल्ली की सड़कों पर वकीलों ने खूब तांडव किया। वहीं पूरा पुलिस महकमा अपनी मांगों को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर ही धरने पर बैठ गया। जो भी वकील या जो भी लोगों ने पुलिस अफसर के साथ मिसबिहेव किया है और जो गलतियां की है उनके खिलाफ प्रॉपर सेक्शंस में, सख्त सेक्शंस में FIR हो और प्रॉपर एक्शन हो। जब लॉ है, कानून है, सबके लिए बराबर है, लेकिन सिर्फ जो कानून को रखवाले हैं, कानून का ही काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कानून नहीं है। हम इसके लिए, जस्टिस के लिए बिल्कुल यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। करीब 10 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उनकी ज्यादातर मांगे मानी, तब जाकर पुलिस वाले काम पर लौटे। मैं आपको फिर से कमिश्नर साहब की तरफ से विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि आपकी जो ज्यादातर बातें थी उन पे कार्रवाई की जा चुकी है और आगे निरंतर इस पे कार्य चलता रहेगा। लेकिन वकील अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर दिल्ली की सभी निचली अदालतों में काम ठप है और प्रदर्शन जारी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन पुलिस वालों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन दोषी वकीलों के खिलाफ एक्शन की बात भी कह रहे हैं। मैं वकीलों की हड़ताल, वकीलों के तरफ से कोई भी वायलेंट या तोड़फोड़ का कोई भी एक्शन बार काउंसिल ऑफ इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आज पुनः अपनी मीटिंग बुला रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों को, दिल्ली बार काउंसिल के लोगों को हम बुलाए हैं और हम बड़े सख्ती से निपटेंगे।
वकील और पुलिस की लड़ाई में आम जनता पिस रही है। पिछले 2 दिन में दिल्ली की अदालतों में करीब 40,000 मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पाई। इसकी चिंता किसी को नहीं है। हाथ जोड़ रहे हैं, सिर्फ हाथ जोड़ रहे हैं, बस जाओ जाओ, हाथ जोड़ के जाओ, काम नहीं करेंगे, कब खुलेगा? काम नहीं करेंगे। इस मामले को जितना जल्दी निपटा जाए अच्छा, नहीं तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये डर था चालान का, तो गांव पे घर पे संबंध हो गया। हम यहाँ पहुंचे तो पता लगा कि मतलब कुछ दिक्कत आ गई है। अभी आज बोल रहे हैं कि जब 10-15 दिन के बाद जब तक समझौता नहीं हो जाता है तब तक डेट भी नहीं मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था। इसके अलावा हाईकोर्ट के पूर्व जज एसपी गर्ग की अध्यक्षता में इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। जस्टिस गर्ग को सीबीआई, सीवीसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर असिस्ट करेंगे। जांच 6 हफ्तों में पूरी करके रिपोर्ट कोर्ट में देनी होगी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका डाली थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने साकेत कोर्ट मामले में पुलिस की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया, जिसमें वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। सवाल यह है कि पुलिस और वकीलों के बीच खुली लड़ाई के लिए कौन जिम्मेदार है? दोनों पक्षों के बीच झगड़े को शांत कराने की सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल क्यों नहीं हुई? सवाल ये भी है कि क्या कानून के रखवालों को अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार है, या ये वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें किसी के आगे झुकना शान के खिलाफ है? और दोनों पक्षों के टकराव में आम जनता क्यों पिसे? और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल भी है ट्विटर पोल, जिसको हम कहते हैं दिल्ली में पुलिस और वकीलों की लड़ाई के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सीधा सवाल आपसे है मेरा कि ये जो लड़ाई चल रही है दिल्ली की सड़कों पर, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप अपना जवाब दीजिए। CNBC_आवाज हमारे ट्विटर हैंडल, इस पर जाके आप जवाब दीजिए। देखते हैं आपकी राय क्या बनती है, क्योंकि लड़ाई जो सड़कों पर लड़ी जा रही है उसमें पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है। अहम का मुद्दा बन गया है, ताकत का मुद्दा बन गया है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। परिचय करा दें आपका मेहमानों से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील AK वाजपेयी जी और विराग गुप्ता जी, साथ ही पूर्व IPS ऑफिसर LN राव साहब हैं, दिल्ली के पूर्व ACP वेद भूषण जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी हैं, जिन्होंने अदालत, क्राइम और पुलिस को बहुत करीब से कवर किया है, देखा है, समझा है और उनकी कार्य पद्धति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। सुदेश वर्मा जी, 4-5 दिन हो गए तमाशा देखते हुए, अगर अब भी आपकी नींद खुल गई हो तो DCP और बार काउंसिल के मनन मिश्रा को बैठा के कुछ बातचीत हो जाए। देखिए, आपको भी पता है नीरज जी कि जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो चुका है। इस पर हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया हुआ है सुओ मोटो, और उन्हें टॉप जो एड है वो मिला हुआ है। और उसके बाद हम लोग सबको, क्योंकि पुलिस और वकील दोनों साथ साथ ही काम करते हैं, एक आर्म है लॉ का, दूसरा लॉ को इम्प्लीमेंट कराता है, तो हम लोग को इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे। सारी बातें आ गई हैं और जुडिशरी को एक डिसीजन लेने दीजिए, क्योंकि जुडिशरी की बहुत। सुदेश जी, आपने सवाल सुना नहीं है, मैं दोबारा सवाल पूछ लेता हूं। सवाल नहीं सुना आपने। सुदेश जी, सवाल सुनिए पहले। आपकी बात सुन लिया। जुडिशियल इंक्वायरी होती रहेगी, 6 हफ्ते बीतते रहेंगे, अदालत में काम होगा कि नहीं होगा? मेरा सवाल ये है। आपने बात करी, गृह मंत्रालय ने बुलाया DCP को और बार काउंसिल के लोगों को कि बैठिए, काम शुरू करिए, जांच होगी फिर तय होगा। ये किया आपने क्या? देखिए, मुद्दा नीरज जी, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि वकीलों का जो डिमांड है और एक जुडिशियल इंक्वायरी हुई है, पुलिस ने अपना एजिटेशन वापस ले लिया है। अब वकीलों को भी समझना चाहिए कि जुडिशियल इंक्वायरी उसी मुद्दे पर है, तो क्या ये वक्त आ गया है कि इसको विड्रॉ कर लिया जाए? थोड़ा इंतजार कर लें कि क्या आता है। जो भी हुआ सही नहीं हुआ, हम लोग सरकार में हम लोग इस तरह से डिसीजन नहीं दे सकते, हम लोग जज नहीं है। जज ही, जब जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो चुका है उसके बाद हमारा कोई भी स्टेप लेना न्याय संगत नहीं होगा। मैं तीसरी बार अपना सवाल पूछ रहा हूं सुदेश वर्मा जी, आप सवाल समझ नहीं रहे हैं। मैं समझ गया। जो जांच होगी उसके बाद की कार्रवाई बाद में होगी, पहले अदालत में काम चले। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, फरीदाबाद से लोग आ रहे हैं, लौट के जा रहे हैं, उनको डेट नहीं मिल रही है। मैं ये कह रहा हूं सर, वो बार काउंसिल उसके लिए है, बार एसोसिएशन उसके लिए। चलिए ठीक है, तो आप बैठ के तमाशा देखेंगे। बार काउंसिल तय करेगी कि अदालतें कब चलेंगी, कब नहीं चलेंगी, क्योंकि ये बार काउंसिल का ही अधिकार है, आपको कुछ नहीं करना है। बताइए AK वाजपेयी जी, कब चलेगा कामकाज? सरकार कुछ नहीं करेगी, आप लोग तय करिए कब चलाएंगे अदालतें। नहीं, देखिए काम का जहां तक सवाल है, ये चीजों को समझना पड़ेगा।
वकीलों का राइट है प्रोटेस्ट करना, वकील किसी के एम्प्लॉय नहीं है। बट दूसरी तरफ आप देखिए कि पुलिस कंडक्ट रूल में बाकायदा लिखा है कि ना वो डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, ना वो धरना करेंगे, ना वो चार्टर ऑफ डिमांड देंगे। इलीगल काम पुलिस कर रही है और शुरू से कर रही है। एक वकील पे गोली चलाई गई, जान से मारने की कोशिश की गई, वो पुलिस द्वारा की गई। पुलिस इलीगल तरीके से वकील को, निहत्था वकील को पकड़ के लॉकअप में बंद कर दिया गया, और जब वकीलों ने विरोध किया तो उनके चैम्बर तोड़े गए, महिला वकील के साथ दुर्व्यवहार किया गया। और अब क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने जब संडे को जुडिशियल नोटिस लिया और ऑर्डर पास किए, डायरेक्शन दी कि डीसीपी और इंस्पेक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाए और वकीलों के खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा और 6 हफ्ते में सारी इंक्वायरी पूरी होगी। पुलिस ने उस ऑर्डर को भी आज तक नहीं माना है। तो पुलिस को कानून का राज कायम करना है और कानून को मानना है कि नहीं मानना, ये गंभीर विषय है। पुलिस को क्या डिसोबीडियंस करना है? पुलिस फोर्स के तरीके से देखिए, बात कानून आपने भी पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को भी मना किया है कि आप हड़ताल नहीं करेंगे। पुलिस वालों को तो कानून सिखा रहे हैं, आप खुद भी तो थोड़ा पढ़िए उसको। तो उसका देखिए, नहीं, कानून दोनों समझ रहा हूं, कानून हम दोनों को समझा रहे हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल्स हैं। देखिए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है विद द क्लाइंट के साथ, हम कोर्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये हमारी मर्जी है। आप हमको फोर्स नहीं कर सकते हैं। आपको अगर क्लाइंट को अपना ब्रीफ लेना है, क्लाइंट ब्रीफ ले जाए। हमारे साथी को गोली मारी गई, हम प्रोटेस्ट करने का राइट को इन्वोक नहीं करेंगे? हम तो हाई कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं बाकायदा, लेकिन ये जो पुलिस फोर्स जो एम्प्लॉयमेंट में है वो अगर इस तरीके से करेगी तो देश कहां पहुंचेगा? ये गंभीर विषय है जी। हमारा काम आज नहीं कर रहे, हम कल से काम करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो है देश को आगे ले जाएंगे, अदालतें बंद करा करके, और ज्ञान देंगे कि देखिए हम अपना इंडिविजुअल राइट है। क्लाइंट मुझसे एडवाइस लेके क्लाइंट क्या करेगा? एडवाइस लेके क्लाइंट क्या करेगा, कहां जाएगा, मुझे आप ये बताइए। नीरज जी सुनिए, नीरज जी बात सुनिए। देखिए, आज भी हमने वकीलों के हाथ जोड़ के कहा है कि आप हमारा साथ दीजिए। हो सकता है कल से कुछ वकील जाना शुरू कर देंगे। देखिए, हम किसी को दबाव नहीं डाल रहे, हमने मतलब ये कि बार काउंसिल का कोई काम धंधा है नहीं, और जो वो किस लिए बनाई गई, मुझे ये जानकारी बताइए आप। बार काउंसिल का क्या काम है, वो किस लिए बना? क्लब है क्या वो कोई? अगर वकील आपकी सुन नहीं रहे हैं, हड़ताल खत्म नहीं कर रहे हैं, अदालतें चलने नहीं दे रहे हैं, तो बार काउंसिल का क्या काम है? क्लब बना रखा आप लोगों ने एक। विराग गुप्ता जी, बार काउंसिल का क्या काम है? नहीं, देखिए, बार काउंसिल देश की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन हम इस मसले को दूसरे तरीके से समझने की अगर कोशिश करें कि पार्किंग की लड़ाई अब मूंछ की लड़ाई में बदल गई है, और इसमें अगर हम तीनों बातों को देखें, महानगरीय संस्कृति में बढ़ती हिंसा, भीड़ तंत्र, और एक जो जुडिशियल सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ, उसका धीरे धीरे समाज के हर क्षेत्र में हो रहा पतन। अगर लोकतंत्र के 4 खंबे हैं, उसी तरीके से लोकतंत्र संविधान पर पूरा आश्रित है, और संविधान के जो 4 बड़े स्तंभ हैं वो हैं जज, पुलिस, वकील और सरकार। खेदपूर्वक कहना का पड़ रहा है कि इस पूरे मामले से व्यवस्था के सारे अंगों की दुर्बलता प्रदर्शित हुई है, और उससे क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं उनके आचरण से ही जो आम जनता होती है उसका रूल ऑफ लॉ में भरोसा होता है। एक तरफ हम किसानों पर पराली जलाने के लिए बगैर उनको सुनवाई किए, बगैर उनको ऑर्डर दिए उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली जैसे राजधानी में अगर पुलिस ने गोली चलाई और अगर मांग की जा रही है कि उनके खिलाफ गोली चलाने का मुकदमा किया जाए, तो उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। और बार काउंसिल ने बोला है कि अगर कोई वकील, कुछ इक्का दुक्का वकील हैं अगर जिन्होंने कि कुछ हिंसात्मक घटनाएं की हैं, उनके खिलाफ भी आप करिए। तो कानून का एक बड़ा भारी सिद्धांत है कि एक गलत से दूसरे गलत को साबित सही नहीं किया जा सकता, पर यहाँ पर गलतियों की आपस में मोलभाव हो रही है, आपस में नेगोशिएशन हो रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि संवैधानिक व्यवस्था के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आज हाईकोर्ट ने भी बोला है कि वकील और पुलिस एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और दोनों को इस मसले का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए, और यह पूरे जुडिशियल सिस्टम के लिए, संवैधानिक सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। एलन राव साहब, आप तो कमिश्नर रह चुके हैं सर, आप लोगों ने भी मूंछ की लड़ाई बना लिया इसको।
और जो अभूतपूर्व नजारा कल पुलिस में देखने को मिला है मैं तो पहले मुख्यालय में, वो नहीं होना चाहिए था। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, आई हैड बीन डिप्टी कमिश्नर नोट कमिश्नर जी। दूसरा ये जैसे अभी गुप्ता जी कह रहे थे, ये मूंछ की लड़ाई है, ये ईगो का क्लैश है। इनिशियली अगर दोनों पक्षों में अपनी अपनी समझदारी से काम लिया होता तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये हो गई है। नाउ अब ये हो गई है तो इसको आगे बढ़ाना एक हमारे वास्तव में ही जुडिशियल सिस्टम को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाने की बात है, और ख़ास तौर से उन लिटिगेंट्स को जो बेचारे न्याय के लिए तरस रहे हैं, वो 3 दिन से आ रहे हैं कोर्ट में और कोर्ट में उनका काम नहीं हो रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि जो 6 वीक में कमीशन इंक्वायरी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हुआ है उसकी इंतज़ार की जानी चाहिए, और जो जैसा होगा सच्चाई सामने आएगी। तो अगर दोषी पुलिस वाले हैं तो उनको सजा मिलेगी, जो दोषी अगर वकील साहिबान हैं तो उनको सजा मिलेगी, जो भी है जो एक्शन होना है। दूसरी बात जो अभी मेरे ख्याल से क्लैरिटी नहीं है इनमें किसी को, 1 मिनट, अभी क्लैरिटी नहीं है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गोली लगने वाली इंसिडेंट पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उस दिन की इंसिडेंट के बाद 5 एफआईआर दर्ज ऑलरेडी हैं, और जो अभी जो उसके बाद साकेत में भी जो इंसिडेंट हुआ था पुलिस ऑफिसर्स पर, उस पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और जो कल जो आपने सवाल पूछा है कि कल पुलिस वाले वहां क्यों इकट्ठे हुए, कोई पुलिस की तरफ से हड़ताल नहीं थी। क्या था कुछ लोगों को, पुलिस ऑफिसर्स को ऐसे घटनाओं के बाद, जो आइसोलेटेड घटनाएं मारपीट की, उनको देखने के बाद ऐसा लगा कि दे आर फीलिंग इनसिक्योर, तो अपने मुखिया को जाके अपना टुकड़ा रोने के लिए गए थे। ये बड़ी बढ़िया बात कही आपने। पूरी दिल्ली की पुलिस मुख्यालय के सामने खड़े होकर धरना दे रही है, अपने घर वालों को इंडिया गेट पे मोमबत्ती जलाने के लिए भेज रही है, और देश भर के आईपीएस एसोसिएशन मिलकर उसका समर्थन कर रहे हैं। किसी अपराधी को पकड़ने में इतना बड़ा नेटवर्क आपने लगाया क्या कभी? क्या बात कर रहे हैं राव साहब आप? पूरे देश के आईपीएस अफसर आपके साथ खड़े हैं। इसको आप धरने का रूप, आप इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया 1-2 दिन के अंदर, इतना कभी किसी अपराधी को पकड़ने में कर लेते? तब तो आपको लगता है कि नहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन गजब का था, हरियाणा का, वहां बिहार का, सब जगह पुलिस एसोसिएशन आपके साथ खड़े हो गए, और आप बुझाने के बजाय उसको बढ़ा रहे थे। कल दिन भर अपने अधिकारियों को सुनिए आप। दिल्ली पुलिस, एक बात बता दूं मैं, दिल्ली पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस में गिनती में आते हैं, ये आप लोग भी बताते हैं कई बार। लेकिन ऐसे अपराधी, और अब मैं आपको बता दूं 6-7 साल से, अभी तक शायद 8 साल से कोई भी उग्रवादी घटना होने नहीं दिया। ये दिल्ली पुलिस की कामयाबी की बात है, आप इस बात को समझिए। और इस प्रकार से ये दिल्ली पुलिस का मोरल डाउन करने से कोई किसी का फायदा नहीं होने वाला है। इसको मोरल को आप रखिए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त बहुत सख्त वक्त है। अयोध्या का सर ये बातें आप समझ रहे हैं ना, तो फिर अपने कर्मचारियों को, अपने पुलिस वालों को ये समझाना चाहिए था कि हम बैठ के बात कर लेंगे। बड़े अधिकारी आपके मिलते, बार काउंसिल से बैठ के सुलझा लेते। यही तो मैंने वाजपेयी जी से पूछा था, तो वो भी नहीं बता पाए बार काउंसिल का काम क्या है। मैं कह रहा हूँ ये सुलझाना चाहिए। ये तो क्यों नहीं सुलझाया? इसलिए नहीं सुलझाया क्योंकि ये मूंछ का सवाल है। एसीपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं पहले के, वेदभूषण जी, कल से मैं आपको भी सुन रहा हूँ, 1% आप रिसीट करने के लिए तैयार नहीं है। आपका तो तर्क यही है कि गलती हमारी है नहीं, लड़ाई चलेगी। वेदभूषण जी, नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा गलती नहीं है। मेरा कहना यह है कि चूंकि इसमें जांच चल रही है, एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इसमें जांच कर रहे हैं, उसमें बीच में ना तो पुलिस पक्ष को बीच में बोलना चाहिए, ना वकील पक्ष को बोलना चाहिए। एक इन्वेस्टिगेशन, एक प्रोसीजर है, एक तरीका है कि सत्यता तक पहुंचने का, उसको एक चलने चाहिए। उसको क्यों रुकावट कर रहे हो? ये जो कल पुलिस हेडक्वार्टर पर जिसकी आप बात कर रहे हो, क्या आपने कमिश्नर के पास जाने का पुलिस कर्मियों को अधिकार नहीं है? क्या अपनी बात सीनियर ऑफिसर्स को अपने दुख, अपनी परेशानियां बताने का अधिकार नहीं है? अब आप देखिए, पिछली बार किरण बेदी के केस के अंदर जब मामला हुआ था, 90 दिन तक हड़ताल रही थी। सारे सिस्टम को ये दोबारा एक हाईजैक करने की कोशिश है। केवल इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, केवल उसको केवल अरेस्ट कर दो एसआई को, यदि इनके कलेजे में ठंडक पड़ती है उसको अरेस्ट करने से। अरे इन्वेस्टिगेशन तो होने दो। उसने अपने सेल्फ डिफेंस में हो सकता है कि वो फायर किया हो। उसमें आप देखिए, उसमें 28 ऐसे क्रिमिनल थे जो मर्डर का ट्रायल फेस कर रहे थे। टोटल 150। वेदभूषण जी, अब मैं दीपक शर्मा जी के पास जाना चाहता हूँ। सुनिए क्यों लगाएगी यार? अरे भूषण साहब, ये बात आपको कल अपने जो साथी सहयोगी उनको कहना चाहिए था। जो अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि अपने सीपी के पास जाके कि हम फरियाद नहीं करेंगे, तो उन्हीं सीपी के खिलाफ ये नारे भी लगाने हैं कि दिल्ली का सीपी कैसा हो, किरण बेदी जैसा हो। ये फरियाद करने गए थे आप।
ठीक है, उनकी ये फरियाद करने गए थे आप पर कोई ये दीपक शर्मा सर नहीं है, कोई कानून का आपने बहुत लंबे समय तक प्रेयर लेकर इस महकमे को बड़े करीब से देखा है और अपनी लेखनी से उसको उतार के रखा है। दोनों पक्षों को मैंने आपको सुना दिया, 2 पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, 2 वकील बैठे हैं और सुदेश जी बैठे हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। बताइए क्या हुआ है, ये दर्शकों को समझाइए कि हो क्या रहा, मूंछ की लड़ाई है, ताकत की लड़ाई है कि कब्जे की लड़ाई, क्या है ये? नहीं, देखिए दोनों पक्षों को ही नीरज भाई मैंने सुना और दोनों ही जो आपका पैनल है, चाहे विराग गुप्ता जी हों, राव साहब हों, सब एक्सपीरियंस लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के, अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन मैं कुछ बातें, बुनियादी बातें करना चाहता हूं और मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं किसी भी साइड नहीं हूं, तो एक सही पर्सपेक्टिव मैं दे सकूं। मेरा मानना है कि पिछले 30-40 सालों से अगर विराग गुप्ता बता सके, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, आगरा, किस जिले में वकीलों की हड़ताल नहीं हुई, दरोगा जी और वकील साहब में कहाँ झड़प नहीं हुई, पहले तो ये बता दें, और कब बार एसोसिएशन नहीं कूदा। तो ये एक मतलब मैं कहूँगा कि इस तरह की जो झड़पें हैं, जो मूंछ की लड़ाई है, वो सिर्फ दिल्ली में नहीं है, कम से कम जो काओ बेल्ट है, जो हिंदी बेल्ट है, आपको वहाँ दिखेगी। साउथ इंडिया में मैं कह सकता हूँ कि इस तरह के मामले नहीं होते, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में, बिहार में ऐसे मामले होते रहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है वो था कि 1967 के बाद, 50 साल के बाद कोई पुलिस फोर्स जो है वो मुख्यालय पर आ जाए और आधे से ज़्यादा थाने दिल्ली पे खाली हो जाएं और वहाँ पर एक बगावत का बिगुल फूंक दें। और मुझे लगता है कि एक डिसिप्लिन्ड फोर्स में जो कल हुआ वो एक चौंकाने वाला तथ्य था। हम ये नहीं कह रहे कि हमें उसकी जो है अवहेलना करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी साथ देने को तैयार नहीं था। मेरा मानना है कि एक डिसिप्लिन्ड फोर्स में अगर लीडरशिप की कमी है, अगर नेतृत्व कमजोर है, तो इस तरह की घटना आपको देखने को मिलेगी। कल क्यों दीपक मिश्रा की वहां मांग हो रही थी कि पुलिस कमिश्नर कैसा हो, दीपक मिश्रा जैसा हो, किरण बेदी जैसा हो। किरण बेदी के टाइम पे इतनी लंबी स्ट्राइक चली। आज लोग किरण बेदी को इसलिए नहीं जानते कि वो किसी राज्य की यूनियन टेरिटरी की वो एलजी हैं, लोग इसलिए जानते हैं कि वो एक दबंग ऑफिसर थी। कल जो मैं पिछले मतलब 2-3 महीने से देख रहा हूं कि एक लीडरशिप की क्राइसिस पुलिस में है, और इस लीडरशिप की क्राइसिस की वजह से, कमजोर नेतृत्व की वजह से, आप इसको भी मत भूलिए कि जिस वक्त पुलिस कमिश्नर एड्रेस करने आए दोपहर में, सारे सिपाही दरोगा करीबन 3-4 हजार थे, मैं भी वहां पर था, उन्होंने कहा गो बैक, गो बैक। ये जो मुझे लगता है जो सारी क्राइसिस इमर्ज हुई है, अगर यही कमिश्नर साहब या स्पेशल कमिश्नर जो सिपाही जिनको चोट लगी थी, एक सिपाही का कान का पर्दा फट गया, दीपक भाई क्या इसको इस तरह भी रखें, अस्पताल में देखने चले जाते। नहीं दीपक भाई क्या इसको इस तरह भी रख सकते हैं कि ये चाहते थे कि इस तरीके का एक हो, पुलिस महकमे के अंदर से कुछ लोग ऐसे थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जैसे जो वकीलों की जो हड़ताल है वो मुझे चौंकाती नहीं है। ठीक है, उनके साथ गलत बर्ताव हुआ, जिस तरह से पिटाई नहीं, मैं पुलिस में पूछ रहा हूं, लेकिन क्योंकि वहां एक इलेक्टेड, मैं आ रहा हूं, क्योंकि वहां इलेक्टेड यूनियंस हैं, यूनियन का काम है आगे बढ़ना, मांग रखना, हड़ताल करना। वो यूनियन ही क्या जो हड़ताल ना करे, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन मैं आपके सवाल का अब जवाब दे रहा हूं, क्योंकि कमजोर नेतृत्व था। 2 दिन से बाकायदा पुलिस के अंदर एक बहुत बड़ा रिसेंटमेंट था। स्पेशल ब्रांच ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 2 दिन पहले रिपोर्ट दी थी कि यहां बगावत हो सकती है, अ रिवोल्ट लाइक सिचुएशन, ये रिपोर्ट है। उसके बाद भी पुलिस ने रिएक्ट नहीं किया। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कमिश्नर साहब को अलग कर दें तो बहुत से ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स थे जो इस कथित बगावत को पीछे से हवा दे रहे थे। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा, आज से 30 साल पहले, नीरज भाई सुन लीजिए बात को, दर्शक भी सुन लें, 30 इयर्स बिफोर इंडियन एक्सप्रेस ने एक सीरीज शुरू करी। इंडियन एक्सप्रेस एक प्रोमिनेंट अखबार है, इसने एक सीरीज शुरू करी पुलिस के बारे में, ओवरवर्क्ड, अंडरपेड एंड अब्यूज्ड।
काम ज्यादा लिया जाता है, तनख्वाह कम देती है और हम गाली देते हैं इनको। और उसके बाद से पुलिस की जो दुर्दशा है, एक सिपाही की जो दुर्दशा है, एक दरोगा की जो दुर्दशा है, ज्यादा से ज्यादा काम, होली है ज्यादा काम करना है, दिवाली है जी दीपक भाई, ये ठीक है, पुलिस रिफॉर्म की बहुत दिन से बातचीत चल रही है। सुदेश वर्मा जी, तो आपको ये अंदाजा था क्या कि इस तरीके की स्थिति दिल्ली में बनेगी? होम मिनिस्ट्री इसको मॉनिटर कर रही थी। देखिए, नहीं, मैं दीपक जी की बात से सहमत नहीं हूं, और अभी देखिए मैं किसी पोजीशन में भी नहीं हूं कि मैं स्टैंड ले सकूं कि कौन गलत है कौन सही है, क्यों हुआ। जब एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर है तो आप मेरे सिचुएशन को समझिए, मैं कोई जजमेंट नहीं दे सकता। जो हो रहा है सबके सामने हो रहा है, दोनों के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये दोनों आर्म को साथ ही मिलकर चलना है अगर सक्सेसफुल होना है जुडिशरी को या एग्जीक्यूटिव को। तो क्रिमिनल को आप किसके थ्रू जस्टिस दिलाएंगे? वकील के थ्रू ही दिलाएंगे ना। ये तो हकीकत है, एक समाज में एक दूसरे की इज्जत करनी होगी। अब वकीलों को भी सोचना चाहिए कि क्या एक क्लाइम डाउन हो सकता है जिससे कि कोर्ट का प्रोसेस जारी हो जब तक जुडिशियल रिपोर्ट नहीं आ जाती है, क्योंकि जो भी गिल्टी है उसको सजा होनी चाहिए। इसमें कोई दो मत है ही नहीं। फायरिंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रोवोक्ड फायरिंग था, अगर अनप्रोवोक्ड था क्या हुआ, ये सारी चीजों पर मसला आएगा ना जुडिशियल रिपोर्ट के बाद। विराट जी, आपको समझ में आ रहा है सुदेश जी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? ये गलत होगा, मैं समझाने की नहीं। देखिए नीरज जी, जो रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं ठीक है, आप इस वक्त भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूं, दर्शकों को सही बात पता लगे। देखिए, मैंने ये महसूस किया है कि ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से हैंडल करना चाहिए, बीजेपी की लीडरशिप उतना ध्यान नहीं देती है। सीबीआई में जो कुछ हुआ उसका कौन जिम्मेदार है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में? एकमात्र देश की पुलिस है जो मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं है, जो स्टेट के अंडर में नहीं है। तो अगर वहां पर रिसेंटमेंट है, फोर्स के अंदर है, सक्सेसफुल होते और ये मैं कह रहा हूं अगर रिसेंटमेंट ये 30,000 के वजह से नहीं था। मेरा सिर्फ ये कोई अतिशयोक्ति नहीं। जी दीपक भाई, मैं इस बात को आगे लेता हूं। मेरा सवाल सिर्फ ये है, जो मैं बार बार कह रहा हूं सुदेश जी से भी और जो मैं वकीलों से भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, पुलिस अधिकारियों से भी, कि जब एक झगड़ा हुआ उसकी एक जांच होगी कि पार्किंग हुई नहीं हुई, किसने पहले मारा, किसने गोली चलाई, हवा में गोली चली कि पॉइंट ब्लैंक पे गोली चली, ये जांच होगी। लेकिन उस जांच के बाद से आपने दोनों लोगों ने, माफ कीजिएगा नीरज भाई, नहीं नीरज भाई, मैं सही पर्सपेक्टिव रखने दीजिए। मैं सही नहीं दीपक भाई, आपका पॉइंट मैं समझ गया, मैं उस पे नहीं जा रहा हूं। मेरा पॉइंट ये नहीं है दीपक भाई, मेरा पॉइंट ये है कि उसके बाद से इस चीज को क्यों नहीं सॉल्व किया जा रहा है कि अदालतें चलें, पुलिस नॉर्मल काम करे, उसके बाद जो जांच होगी उसके बाद तय होगा। इसमें होम मिनिस्ट्री का रोल आता है कि दोनों लोगों को बैठा के बात करते, ना वकील सुनने को तैयार है ना पुलिस सुनने को तैयार है। ऑड इवन चल रहा है, कल पुलिस वाले ने किया, आज वकीलों ने किया, कल फिर पुलिस वाले करेंगे। ये क्या मजाक है? बार काउंसिल नहीं कुछ कर रही है, डीसीपी साहब की कहानी सुनाई रहे। दीपक भाई बताइए हमें, आप दो वकील बैठे हुए हैं, बार काउंसिल से आप लोग जुड़े हुए हैं। विराट जी। नीरज जी, मैं बोलूं? जी हाँ, देखिए नीरज जी, जो हम इसको एक बिजनेस चैनल है, राष्ट्रीय स्तर पर लोग देख रहे हैं, थोड़ा एक व्यापक पर्सपेक्टिव में लें। जो दीपक जी ने बात बोली उसी के आगे मैं बात बताता हूं कि ये पूरे जुडिशियल सिस्टम का फेल्योर है। यह कोई एक तो इसको जो बोल रहे हैं यूपी में, बिहार में या जहां पर जो घटनाएं हो रही हैं, इसको आप 5-6 दृष्टियों से देखिए। पहले नंबर पर कि पुलिस, दिल्ली पुलिस जैसी जगह पर छुट्टियां नहीं मिलती हैं, 7 दिन एसएचओ को काम करना पड़ता है। आप उनके मानवाधिकारों का सम्मान किए बगैर उनसे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका मानवीय चेहरा हो? पुलिस रिफॉर्म्स की बात होती है, कभी रिफॉर्म्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, एक फ्रस्ट्रेशन है। उसके बाद जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें आपके पास बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, वीआईपी ड्यूटी का बोझ है। तो जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, कुछ करने के लिए आ रहे हैं, वो सिस्टम के अंदर एक फ्रस्ट्रेटेड है। अगर वकीलों की आप बात करें तो वकीलों के सिस्टम में भी आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा तंत्र है, एक जजों के लड़के बच्चे अंकल जजेज हैं, सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे वकीलों के पास प्रतिभा है पर उनके पास काम नहीं है। तो जो फ्रस्ट्रेशन का वातावरण है, उसके बाद जुडिशियल डिले है।
एक एक मुकदमे में सालों लगता है। तो जब इस तरह की मुकदमेबाजी चालू होती है तो ये जो लेन देन की परंपरा है कि मेरा मुकदमा करो, उसका मुकदमा करो, इसका जुडिशियल वो करो, तो जो लोग सिस्टम को नजदीक से समझते हैं उनका ही सिस्टम पर भरोसा नहीं है। एक आम आदमी की तारीख 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद लगती है, सालों साल बाद न्याय मिलता है, लेकिन हमें राजधानी दिल्ली में झटपट न्याय चाहिए। तो ये एक जरूरत आ पड़ी है। जब भाजपा प्रवक्ता इसको छुटपुट मामला बता रहे हैं, ये बड़ा मामला है, ये जुडिशियल रिफॉर्म्स का मामला है, ये पुलिस रिफॉर्म्स का मामला है, ये अकाउंटेबिलिटी का मामला है, और ये सिर्फ वकील और पुलिस का मामला नहीं है, ये जजों का भी मामला है कि अदालतों के भीतर कैसे न्यायिक अनुशासन बने। जी, मैं थोड़ा जनता की राय भी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि जो आम आदमी जिसकी बात में, जिसका पक्ष लेके मैं खड़ा हूं, कि वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, उनको गेट में घुसने नहीं दिया। 1 महीने बाद आइए, 2 महीने बाद आइए, सर दूर दूर से लोग आते हैं, पैसे खर्च करके आते हैं, हर आदमी करोड़पति नहीं होता है, तो उसकी किसी को चिंता नहीं है, और बिल्कुल एक तरीके से उसको ना बंधक बना रखा। तो हमने बहुत सारे दिल्ली के लोगों से पूछा कि जो लड़ाई चल रही है इसमें आपकी राय क्या है, कौन आपके हिसाब से गलत दिख रहा है? क्योंकि अब 2 तारीख से आज तक काफी समय हो गया, लोग वीडियो भी देख चुके हैं, जगह जगह डिबेट भी सुन चुके हैं, तो राय लोगों की बनी होगी। जरा सुनिए आप लोग, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। वकीलों को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि जो पुलिस की गाड़ियां थी प्रीमियंस जिसके लिए दी गई है कोर्ट में, तो वहाँ पर जो वकील जबरदस्ती अपनी गाड़ी लगा रहे हैं, तो ये भी गलत है। किसी मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कोई कसूर नहीं है, कुछ में इंडिविजुअल्स हैं जो ये सब कर रहे हैं उसके अंदर, तो उन्हीं को पकड़ना चाहिए और दोनों को देना चाहिए। जो भी गलत है उसको पकड़ के बंद करना चाहिए। आई थिंक वकील जिम्मेदार है, क्योंकि एक पार्किंग के चक्कर में, और वो भी वकील, मैंने भी देखा है, मैं करकड़ुमा के आसपास रहती हूँ, और करकड़ुमा कोर्ट के वहाँ भी वकील अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि रोड ब्लॉक होती है। एंड पुलिस कहीं जगह अपनी जगह ठीक है इस मामले में। वकील जिम्मेदार है, क्योंकि जो डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन शुड भी देयर। भाई जो दिख रहा है ना सामने आपके, वो तो बच्चा भी बता देगा कि वकील की ही गलती है। एक आप चौकीदार जो देश का है, जो सबको संभालता है, जिस वर्दी को देख के लोग डरते हैं दहशत में, उसको तुम छाठे मार रहे हो अपने एरिया में। मेरे हिसाब से तो दोनों जिम्मेदार हैं। पुलिस जहाँ हमारे लोगों की रक्षा के लिए है, वो वहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, ये भी हमने पहली दफ़ा देखा। और वकील जहाँ पे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, वो पुलिस वालों को मार रहे हैं। तो उम्मीद है कि वाजपेयी जी ने सुना होगा ध्यान से लोगों की राय क्या बन रही है दिल्ली में आपके बारे में। मेरा सीधा सवाल ये है कि दोनों पक्षों से मेरा सवाल है, पहले वकील साहब से पूछ लेते हैं कि आप लोगों ने कोई कार्रवाई की उन लोगों के खिलाफ जो इसमें शामिल थे? आप मांग कर रहे हैं ना कि उसको गिरफ्तार करिए जिसने गोली चलाई, 307 का मुकदमा है, तो पहले तो सबको गिरफ्तार करते, इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आप बताइए कि जिस वकील के साथ हाथापाई हुई, जिसने चांटे मारते हुए फोटो दिख रही है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? ए.के. वाजपेयी, आपसे पूछ रहा हूँ। जी, अच्छा, सवाल आपका मैंने सुन लिया है, मैं जवाब ये देता हूँ कि देखिए, इस सारे मसले में किसकी गलती है किसकी नहीं है, ये जुडिशियल हाई कोर्ट के जजेस ने ये प्रीमा फिसाई डिसाइड कर दिया है। इसीलिए पुलिस को डायरेक्शन की कि उस डीसीपी को सस्पेंड करिए जिसने गोली चलाई है। देखो, गोली तो चली है, जो हाई कोर्ट का जुडिशियल व्यू हुआ उसमें पुलिस के वकील भी थे और वकीलों के वकील भी थे, 3 घंटे तक बहस चली। तो जब प्रीमा फिसाई व्यू आ गया और उसके बाद ये भी कहा कि आप वकीलों के खिलाफ कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं लेंगे, तो ये तो साफ हो गया ना। और ये भी बात एडमिटेड है कि वकीलों ने कोई गोली नहीं चलाई, ये भी बात एडमिटेड है कि वकील को लॉकअप में ले जाके बंद किया। मैं पूछता हूं, क्या लॉकअप में बगैर एफआईआर के, बगैर किसी जुडिशियल ऑर्डर के किसी को आप लॉकअप में बंद करके मारेंगे? आंसर इज नो। तो देखिए, सरासर वकीलों की गलती नहीं है और पुलिस वालों की सरासर गलती स्टैब्लिश होती है। नंबर 2, आज भी ये हाई कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार नहीं है, एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार नहीं है। गोली का मुकदमा 307 का मुकदमा है, उस ऑफिसर को अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार नहीं है। हमारा क्या है, हम तो देखो कल से कोर्ट खुल जाएंगे, वकील जाएंगे, वकील को कोई जबरदस्ती नहीं रोक सकता, जुडिशियल ऑफिसर को कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, कोई बाई फोर्स डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कल से प्रोसीडिंग्स चालू होंगी, लेकिन हमारी डिमांड वहीं की वहीं रहेगी। हमारा एजुटेशन पीसफुल जो है, डेमोन्स्ट्रेशन है या प्रोटेस्ट है, वो भी चलेगा कि जब तक कि उसके खिलाफ जो लॉ कहता है 307 के मुलजिम को अरेस्ट करना चाहिए और पूछताछ करनी चाहिए। जवाब आपका।
एक एसआईटी इस बारे में एक एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और माननीय रिटायर्ड जस्टिस उसकी अगुवाई कर रहे हैं। उनके अंडर में क्या इनको ट्रस्ट नहीं है? अब जहां तक हड़ताल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में लिखा है कि वकीलों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, डेमोन्स्ट्रेशन करने का, स्ट्राइक पे जाने का कोई अधिकार नहीं है। वो किस तरह से अपना प्रोटेस्ट जाहिर करेंगे इसके बारे में भी लिखा है कि वो टीवी पर जा सकते हैं, कोर्ट के बाहर प्ले कार्ड्स लगा सकते हैं, अपना डेमोक्रेटिक तरीके से अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने राइट्स को, पर वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकते। ये सिस्टम को हाईजैक करने जैसी सिचुएशन है। और जहां तक बार काउंसिल का संबंध है, आपके पैनल पर बहुत बड़े बड़े मुअज्जिज, बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स बैठे हैं। आप मुझे एक एग्जाम्पल हिंदुस्तान में बताइए जब बार काउंसिल ने कभी किसी वकील को सस्पेंड किया हो, उसका लाइसेंस कभी रद्द किया हो, कोई इंक्वायरी उस पर फ्रेम की हो। ये टीथलेस यदि ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका क्या फायदा? उनकी रिक्वेस्ट, वो कल परसों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं काम पर लौटाओ, कोई लौटने को तैयार नहीं है, उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। तो ये किसकी बात मानेंगे? किसके सिस्टम में काम करना चाहते हैं? कोर्ट की बात आप नहीं मानते, पुलिस की बात आप नहीं मानते, अपने बार काउंसिल की बात, अपने बार काउंसिल की आप अपनी बात नहीं मानते। आप कितने दिनों में स्ट्राइक खत्म करेंगे? आप बताइए कितने दिनों में अपनी स्ट्राइक को खत्म करेंगे? आप बताएं चैनल पर कितने दिनों स्ट्राइक चलेगी? इस तरह हाईजैक करते रहेंगे? आप बताइए कितने दिन तक स्ट्राइक चलेगी? के समय में क्या हुआ था ये इनको जानकारी नहीं है। आज तक इतिहास में 90 दिन तक आप स्ट्राइक पर रहे थे। 90 दिन तक आप लोग स्ट्राइक कर रहे थे। किरण बेदी के मामले में आपने 90 दिन तक स्ट्राइक की थी। इस दिल्ली की जनता को याद है। अच्छा, एक मिनट की जवाब देना चाहते थे विराग गुप्ता जी। ये कई सारे सवाल जो करे इन्होंने, आप इशारा कर रहे थे। विराग जी, आप जवाब देना चाहते। नीरज जी, अर्थशास्त्र का एक नियम है जिसको ग्रेसम्स लॉ बोलते हैं, और मैं समझता हूं कि वो आज के संकट में और पूरे भारतीय समाज के संकट में वो दिखता है। ग्रेसम्स लॉ ये था कि जो खोटे सिक्के होते हैं वो अच्छे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर देते हैं। मैं मानता हूं कि दिल्ली पुलिस को अपने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बार काउंसिल को भी जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं उन वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए बजाय दोषारोपण करने के। पर अभी दो बातें आई हैं, मैं उसमें दोनों बातें बताएं। वीडियो की बात आई है, हड़ताल की बात आई है। नई दिल्ली इलाके में सामान्यतः धारा 144 लगी होती है, अगर नहीं भी लगी है बगैर अनुमति के कोई सभा नहीं की जा सकती है। कल जो दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने हजारों पुलिस अधिकारियों ने, वो ड्यूटी में थे या नहीं थे, जो सभा की, क्या वो गैर कानूनी नहीं थी? तो इसका मतलब देश भर में जितनी भी गैर कानूनी सभाओं के एफआईआर हैं या तो रद्द कर दीजिए या वहां पर एफआईआर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर जब वीडियो की बात आती है, इसमें सोशल मीडिया का एक अलग चेहरा सामने आता है, क्योंकि सीसीटीवी के जो पूरे इस समय उनके राइट्स हैं वो पुलिस अथॉरिटीज के पास हैं। सिलेक्टेड तौर पर वीडियोस को सोशल मीडिया में सर्कुलेट करके, चाहे पुलिस करे या वकील करें, जब उन्माद पैदा किया जाता है, मैं समझता हूं कि ये दोनों चीजें लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था के लिए शुभ नहीं है। दोषारोपण के बजाय अपने यहाँ के खोटे सिक्कों पर कार्रवाई करें तो एक लोकतंत्र और जो कानूनी व्यवस्था है वो सुखद और बेहतर होगी, जहां पर जनता को बेहतर न्याय मिलेगा। मेरा अंदाजा कम से कम 30 से 40 हजार केस 2 तारीख से अब तक लेकर के जो इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है वो फंस गए हैं और बहुत सारे लोग परेशान हैं। इस बात का एहसास वकीलों को भी होना चाहिए और पुलिस को भी। आप लोग भी, सर राव साहब, आप भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब पुलिस मुख्यालय की बात आती है तो आप लोग कहते नहीं वो तो शांतिप्रिय अपनी बात रखने गए थे। इतनी बड़ी संख्या में बात लोग रखने जाते हैं, 2 लोग चले जाते हैं, डीसीपी से बात करते हैं कि ऐसा हो गया, एसपी से बात करते हैं। सुन लीजिए नीरज जी, एक बात सुन लीजिए प्लीज, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। जी बोलिए। देखिए, जैसी बातें अभी दीपक जी ने भी कही हैं और वाजपेयी जी ने भी कही हैं, और पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म दोनों की बहुत सख्त जरूरत है। और इस स्टेज पर आज की डेट में हम पुलिस और वकील, ये दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, साथ साथ चलेंगे और चलते रहेंगे और बड़ी जल्दी इनका फैसला भी होगा और होता रहा, पीछे भी हुआ, अभी भी होगा। बट मैं ये समझता हूँ जितनी जल्दी हो उसमें फ़ायदा है पब्लिक को। पब्लिक का जो नुकसान हो रहा है वो होने से बच जाए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको जो हो रहा है डिफरेंसेस को, इसको जल्दी दूर करें, अपनी ईगो छोड़ें और अपनी ईगो छोड़कर अपने काम पर लौटें तो बढ़िया रहेगा। ये सबके भले की बात है। राव साहब, ये जो आप इस समय अपील कर रहे हैं बैठ के, ये 2 दिन पहले नहीं कर रहे थे। आप कर देते तो शायद कुछ फायदा हो जाता।
ये पहले से कर रहा हूं, मैं तो हमेशा कर रहा हूं ये बात। नहीं कर रहे ना, मैं तो वेद जी को भी सुन रहा हूं और आपको भी सुन रहा हूं। मैं कोई किसी दोनों लोग बैठ के ये साबित कर रहे हैं कि मेरी गलती नहीं है, सिर्फ वकीलों की गलती है। और एक दिलचस्प और बात समझिए आप सब लोग, ये मैंने कभी नहीं कहा। और ये एक दिलचस्प बात देखिए, बात हुई थी कि नहीं, जो वेद जी जो कह रहे हैं या जो विराग जी कह रहे हैं उसको समझिए। देखिए पर्सपेक्टिव रखिए, दीपक भाई ने बहुत अच्छी बात कही, इसको पर्सपेक्टिव समझिए। इस घटना के बाद से देश भर के सारे पुलिस अफसर जो 20 साल पहले भी रिटायर हो चुके हैं या जो 2 साल 4 पहले रिटायर हुए हैं, वो सब पुलिस के साथ खड़े हैं। और बूढ़े से लेकर जवान वकील जिसने कल LLB पास करके रजिस्ट्रेशन कराया वो, और जो 50 साल से रिटायर वकालत कर रहे हैं वो, खेमे में दिख रहे हैं अलग अलग। ये अभूतपूर्व दृश्य है। कोई एक बंदा ऐसा नहीं दिख रहा है जो इस बात को कहे कि IPS एसोसिएशन हरियाणा ने इसका खंडन किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी आपके साथ खड़े हैं। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? ये बहुत विचित्र स्थिति है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में नहीं रहते हैं 20 साल से, लेकिन वो भी दिल्ली पुलिस की बात को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं, जिन्होंने देखा भी नहीं है, टीवी फुटेज देख के जस्टिफाई कर रहे हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। इसमें कोई वजह होगी ना, आप देखिए ना, इसमें भी कोई वजह होगी ना। यही तो मुद्दा है ना राव साहब, यही मुद्दा है कि आप दोनों लोग उस मसले को हल करने में दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं, अपनी दादागिरी, अपनी वर्चस्व और अपनी ताकत को दिखाने में इंटरेस्टेड हैं। दादागिरी देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, दादागिरी की बात नहीं है, दादागिरी दोनों तरफ से है। दोनों वही तो कह रहा हूँ कि दोनों लोग अपने वर्चस्व को स्थापित करने में दिलचस्पी है, किसी को इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि पब्लिक परेशान हो रही है। मैं यही कह रहा हूं, मैं तो यही तो दोनों साइड से यही कह रहा हूं, अपनी अपनी बात को दरकिनार करके पब्लिक के इंटरेस्ट की बात करें दोनों। कल कोर्ट खोले, हम तैयार हैं। अब कोर्ट कल से कोर्ट खोले, हम लोग पुलिस के सारे काम। बोले वाजपेयी जी, कल से कोर्ट नॉर्मल चलेंगे, अपना काम शुरू करें सभी। क्या आप अड़े रहेंगे कि जब तक वो दरोगा गिरफ्तार नहीं होगा गोली चलाने वाला तब तक नहीं चलने देंगे? मांग यही कर रहे हैं आप लोग बार बार। कल से चलेंगे नॉर्मल? ये CRPF लगा दी है, ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे CRPF लग गई है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कितनी तैयारी में ये लोग लड़ाई की। और ये जो साहब बैठे हैं पुलिस के, ये कल कह रहे थे कि आप इंपोर्ट कर लीजिए पुलिस, हम लोग काम नहीं करेंगे। तो इनका एटीट्यूड तो देखिए ना क्या कर रहे हैं। आग में घी लगा ये लोग गुंडागर्दी जनता के साथ करते हैं, पुलिस के साथ भी गुंडागर्दी नहीं, पुलिस के आग का घी का इस्तेमाल नहीं है। आप जनता को चीट करते हैं, झूठे मुकदमे बनाते हैं, हम लोग जनता को बचाते हैं, फ्री में केस लड़ते हैं जनता के गरीब आदमियों के, और आप उनके साथ भी अत्याचार करना चाहेंगे? आप निहत्थे वकीलों पे गोली चलाएंगे? नहीं जी जी जी, देखिए फिर वही बात हो गई, फिर वही बात। कोई आदमी अपनी गलती मानने को या थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाने को तैयार नहीं है। दीपक शर्मा जी, क्लोजिंग कमेंट, समय बहुत कम है। पुलिस रिफॉर्म छोड़ दीजिए, फौरी तौर पे कैसे सब चीजें ठीक की जाए जिससे काम सुचारू रूप से चले। उसके बाद जांच वांच होगी, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। छोटा सा जवाब दीजिएगा दीपक शर्मा जी। दीपक जी, आपसे मैंने पूछा कि तत्काल इसका सॉल्यूशन क्या है? पुलिस रिफॉर्म तो सर जब होंगे तो होते रहेंगे, अभी कैसे ठीक करें, अदालतें चलें? शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है। सुदेश वर्मा जी, 5वीं बार अपना सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, 5वीं बार, फिर से सुन लीजिए सर सवाल मेरा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अदालत की काम चल रहे हैं, जो जांच चल रही है, जो इंक्वायरी हो रही है, उसमें आपका कोई दखल चाहिए। ये चाहता हूं मैं कि बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं 2-4 वरिष्ठ वकील बुलाइए, DCP बुलाइए, ACP बुलाइए, CP बुलाइए और बैठ के बात करिए। भाई कल से नॉर्मल काम होगा, कोई लफड़ा नहीं। उसके बाद जब जांच की रिपोर्ट आएगी तब काम होगा। ये काम होम मिनिस्ट्री क्यों नहीं कर रही, मैं ये जानना चाहता हूँ। नीरज जी, आप बहुत सुलझी हुई बात कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने शायद इस तरफ कोई पहल किया है, वही है केंद्र के नुमाइंदे। और ये एक हकीकत है कि वकीलों को भी जब जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो रहा है और इसी इंसिडेंट पर हुआ है, इस जारी के इंसिडेंट पर ही हुआ है, तो ये मानना चाहिए कि न्याय होगा। जो भी गलती किया होगा उसको निश्चित ही सजा मिलेगी। लेकिन सजा मिलने का भी, चूंकि ये ऑलरेडी सब जुडिस मैटर हो चुका है, तो हम लोगों को इंतजार करना चाहिए और ये क्राइसिस को रिजॉल्व करना चाहिए। समाज के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। जी दीपक जी, आपका लास्ट कमेंट, तत्काल इसका हल क्या है? छोटा जवाब। मेरा तो सिर्फ, नीरज भाई, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कानून का पालन कराने वाला और कानून का जानकार, अगर ये दोनों ही कानून की रिस्पेक्ट ना करें और धज्जियां उड़ाएं,
तो आज जो पैनल हैं, जो वकील आज बैठे हुए हैं और जो पुलिस अधिकारी बैठे, इनको इसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो इससे शर्मनाक कोई चीज़ नहीं है। हाँ, जो विराग भाई ने कहा कि अब हमें देखना चाहिए कि जुडिशियल रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म्स ये बेहतर हो, तभी हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक हो सकता है। ज़रूरत है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करने की। बिल्कुल पॉइंटेड बात, यही तो मैं कहना चाह रहा था। जो आपने एकदम कहा कि ये लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप टेलीविज़न चैनल पे बैठ के या पब्लिक में बैठ के जस्टिफाई करते हैं तो जो आपके नीचे जो आपकी बात सुनते हैं वो क्यों मानेंगे? समझ रहे हैं वेदभूषण जी आप? कल से यही चल रहा है कि उसको पैसिफाई करने की बजाय आप लोग उसको फ्यूल कर रहे हैं। गया, बात मान गए, उनकी बात सुन ली गई, उन्हें कोई तूल नहीं दे रहा है, इस मामले को कोई तूल नहीं दे रहा है। बिल्कुल डिसिप्लिन फोर्स है, बहुत बेहतरीन फोर्स है दिल्ली पुलिस। अपने आप में इसने बहुत बेहतरीन अपने टाइम टू टाइम काम किए हैं, कोई किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। जब हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने उनकी सारी बात सुन ली, समझ गई, वो डिस्पर्स हो गए, उसके बाद कोई धरना प्रदर्शन, कोई इस तरह की चीज नहीं है। सुचारू रूप से काम चल रहा है, थाने चल रहे हैं, क्राइम ब्रांच चल रही है, ट्रैफिक चल रहा है, लोग आम आदमी चल रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कल से कोर्ट खुले, हम कोऑपरेट करेंगे, हम आपके साथ हैं। आप कोर्ट खोल, आप ताला ना लगाएं कोर्ट को, कोर्ट खोलें, हम आपके साथ आएंगे। वाजपेयी जी कल कोर्ट खुलेंगे, हाँ या ना? नहीं, कोर्ट तो खुल ही जाएंगे, लेकिन सवाल वहीं अड़ा हुआ है। नहीं, वो सवाल तो सर वो तो अड़ा रहा है, आप भी अड़े हुए, सवाल भी अड़ा हुआ है। अब जनता का सवाल देख लेते हैं। सवाल बहुत जरूरी है। सवाल अड़ा हुआ है, जनता का सवाल जो हमने पूछा था कि दोनों को ये दिल्ली में पूरा ड्रामा नाटक चला है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमने आपको कुछ बाइट्स भी सुनाई लोगों की, और ट्विटर का पोल हमारा देख लीजिए। 71% लोग मानते हैं कि सर इस पूरे नाटक में वकीलों की गलती ज़्यादा है। 29% लोगों को लगता है कि पुलिस की गलती है। मेरा इसमें सबमिशन ये है कि देखिए, एक कानून का जानकार है और एक कानून का रखवाला है। दोनों को न्याय चाहिए, पुलिस को भी न्याय चाहिए और वकीलों को भी चाहिए। और बिना दोनों के न्याय मिल नहीं सकता, क्योंकि वकील साहब को न्याय चाहिए तो पहले FIR दर्ज होगी जो पुलिस में दर्ज होगी, और पुलिस साहब को न्याय चाहिए तो अदालत में मिलेगा जहाँ वकील आपके लिए मुकदमा लड़ेगा। इतनी समझदारी बात आप लोग जानते हैं। दिन भर उठना बैठना है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग उस जगह पे जहाँ पे पार्किंग का इशू हुआ है वहाँ का स्टाफ तो वकीलों के साथ दिन भर उठता बैठता है। फिर भी अगर इस तरीके की बात हुई और इतनी बड़ी बात हो गई तो ये सर शर्मनाक है, डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। और इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली को आप लोगों ने बंधक बनाया और आम आदमी को दिक्कत हुई, ये उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है कि कितने लोग बाहर से आए चले गए। उनकी भी सोचिए, जो वर्षों से मुकदमे लड़ रहे हैं, तारीख लेके वापस चले गए। तो ये तारीख पे तारीख का सिलसिला खत्म करिए। दोनों पार्टी समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कल से सुचारू रूप से चलेंगी और जो फैसला बाद में आएगा इंक्वायरी का, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस उम्मीद के साथ कि कल आप लोग सुचारू रूप से चीज़ों को चलाएंगे। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद असहिष्णुता का राग, कांग्रेस की मजबूरी, देखिए सबसे बड़ी टक्कर।